We will, be joined soon by Captain Sikandar Rizvi and Mr. Raj Nehru, uh, because they are still, both of them are traveling. So वो जैसे ही एक हेलीकॉप्टर चला रहे हैं कैप्टन रिजवी, और हवाई जहाज में श्री राज नेहरू जी, तो दोनों मेरे ख्याल से और एक 5 मिनट में हमारे साथ होंगे। सबसे पहले इतने गणमान्य लोगों को मेरा बहुत नमन से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इंडो एनालिटिक्स बेसिकली हम 3 साल पहले जो लोग इनके साथ हमारे साथ जुड़े हैं, हम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। मैं कहीं और से हूँ, बाकी के लोगों कहीं और से हैं, हमने एक दूसरे का नाम तक नहीं सुना था। लेकिन एक सोच थी हमारे सबके अपने अपने मन में कि कुछ करना है। तो पता नहीं, इसको हम भाग्य कहें या इसको चाहे जो नाम देना है हम दे सकते हैं, लेकिन बहुत सौभाग्य है मेरा कि मैं इतने अच्छे लोगों के साथ मिला और जुड़ा हूं। और हमारी कोशिश ये है कि जो एक किस्म का नैरेटिव बनता है, जो जिसको वामपंथी लोगों ने बहुत बखूबी से उसको पाल पोस के बड़ा किया हुआ है, कि रातों रात कोई स्टार बन जाता है, रातों रात कोई बहुत वरिष्ठ बन जाता है, रातों रात हिस्टोरियन खड़े हो जाते हैं यहाँ पे। तो मतलब ये बहुत मतलब रियली दिस इज अ सातवां अजूबा है इस दुनिया का, कि एक 33 वर्षीय छात्र रातों रात स्टार बन जाता है। पता नहीं उसने कैसे कर लिया ये सब। तो हमारा ये सोच था कि हम अपना एक नैरेटिव बनाएं जो किसी एक पार्टी के साथ या खिलाफ ना हो, बट सिर्फ देश के साथ हो। और मेरा सौभाग्य है कि बहुत अच्छे लोग मिले और सब लोगों का साथ मिला, तो हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। और I'm really indebted to Ajay Pandita ji for asking us to host this, because हम सबके बहुत नज़दीक है ये टॉपिक, और ये बहुत अहम टॉपिक भी है। तो आज हमारे वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप सिंह मेहता, जो not just from Jammu, but he has actually seen the whole burnt of how it happens. और रघुराज प्रताप सिंह जी, जिनको हम भैया बुलाते हैं, बहुत प्रेम से बुलाते हैं। कोई मतलब इनका शक्ल और इनकी हंसी देख के प्रसन्न हो जाता है, इतना मधुर स्माइल है इनका। तो वो हैं हमारे साथ। रमेश रैना जी हैं, रीना सिंह जी हैं, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं। राज नेहरू जी हैं, हु इज द चांसलर ऑफ द विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। एंड वी आल्सो विल बी जॉइंड शॉर्टली बाय कैप्टन सिकंदर रिजवी। अगेन, सिकंदर रिजवी साहब के बारे में कम बोलो, जितना बोलो उतना कम है। मेरा सिर्फ ये काम था कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि मैं बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बना बैठा हूं, क्योंकि मैं बहुत कम जानता हूं कश्मीर के बारे में, और मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं। बट आप लोगों को से सुन के कुछ सीखने को ही मिलेगा। कैन वी हैव Mr. Raj Nehru, who will take over he will be conducting the program. So, Raj sir, can we have you take charge, sir? Yes, thank you very much, Ji. Thanks a lot once again for giving me this opportunity. Am I audible? Yes, sir. Yes. You're very much audible. So the floor is yours. I will be. Thank you. Thank you once again. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. So I would like to say sorry in advance, because I have just descended the flight and now I have just boarded the cab. I'm on my way. So in case of a little bit of disturbance, please excuse me for that. Once again, I welcome all the participants of this webinar that this has been organized by Indo Analytics. The subject of this webinar is a 1990 ethnic cleansing of Hindus in Kashmir and current world scenario.
While I was listening to the speaker a couple of minutes back, I would like to give a brief, context setting of this program. By the time more participants will also join, we all know that Kashmir has been a seat of intellect and knowledge for almost more than 5,000 years. And more than that, even there are more and bigger historical evidences available for that. And though we know that Jammu and Kashmir acceded to India in 1947 through an instrument of accession, but unfortunately we all have been hearing about this, that the Pakistan continued to claim the state despite the process that was completely followed, and they considered it to be the unfinished business left over from India's partition. This attitude of Pakistan has not only led us to face wars from them, direct wars as well as the proxy wars. We have also heard their stalwarts in the biggest organizations in United Nations Security Council speaking about Kashmir, especially when we heard Zulfikar Ali Bhutto, the former Prime Minister of Pakistan, declaring a 1,000-year war against India. And subsequent to him, we have also heard the Pakistan's army chief that time, General Ziaul Haq, giving a form to Mr. Bhutto's statement of 1,000 years war with bleeding India through 1,000 cuts doctrine. And they have been using this doctrine through low intensity warfare with militancy and infiltration. And this same doctrine was used in Punjab, the same was used in Kashmir, and the religion was primarily used to arouse the sentiments of thousands of youngsters in Kashmir, and resulting into many of them being instigated and then convinced and then sent across the border, trained there, and then pushed back inside the Kashmir so that they can rise against the state of India, they can create the trouble in the region. And the idea that was presented to them was that the youths of Jammu and Kashmir will see an Islamic state in Jammu and Kashmir. Now, this all has happened. And we know that how all this impacted the Hindus of Kashmir. The Hindu Pandits of Kashmir became the first target of this insurgency. And why they became the targets of this insurgency was they were viewed as living symbols, representing India in Kashmir. And in order to spread fear among this community, and then schemes to oust them from Kashmir, they started targeting the prominent Kashmiri Pandits in the early days of 1989. And I remember it very clearly, the first incident that we are today also, commemorating in the name of martyr Tikalal Tapiluji, who was at that time the vice president of one of the largest national political party. And he was shot dead, in broad daylight. His martyrdom was followed by many, many nightmares within 4 months. I think on 19th of January 1990, the entire Kashmir resonated with anti-India and anti-Pandit slogans. In fact, I need to remind the audience today that the slogans that were at that time, made by the general public were like, "Oh, infidels, leave our Kashmir." What they say, "Oh, kafiro, Kashmir hamara chhod do." If you want to stay in Kashmir, you will have to say Allahu Akbar. Kashmir mein rehna hoga, to Allahu Akbar kehna hoga. And they also said in many point of time that we want Kashmir along with the Pandit women, but not with their men. Most of all these movements and plannings were happening in the mosques, and mosques were used as the planning centers. And with all this happening at that time, the law and order was completely collapsed, and it resulted into consistent kidnappings, killings, and rapes, and the routine terrorist activities were conducted. But what's more important is that when Pandits
were looking for towards their neighbors and towards other people, they had to hear three choices. Either they had to, जिसको बोलते हैं कि मिलो या convert हो जाओ, या you have to flee this Kashmir. So they had only few choices, and that few choice they chose, instead of giving away their honor, instead of compromising with the nation's glory, they decided to leave the Kashmir, and more than 500,000 Kashmiri Hindus had to take refuge in various parts of the country. And by 1990, I think almost all the Kashmir was clear from Kashmiri Pandits, bearing a few families who thought that they may still have some chance in Kashmir, but unfortunately that choice was also shattered when in 1997, 98, and in 2003 we had the major massacres happening in Sangrampura, Wandhama, and Nadimag, where hundreds of these minority people were killed. Not only this, we also had Chhati Singhpura, largest massacre of Hindu Sikhs happening, where many youngsters and children and women were brutally murdered. So today, after almost 30 years of this, what we call ethnic cleansing, this Hindu minority is still helplessly awaiting justice. Almost 700 and more these minority people have been killed in J&K. As per the records, there are more than this. Neither the Indian government nor the J&K state government has ever tried to address the core issues of ethnic cleansing and the persecution of these minority Hindus. So to date, there has been no judicial inquiry conducted, no prosecution, and hundreds and thousands of killings coupled with the rapes, no inquiries have been conducted. And thousands of families are now languishing in refugee camps like Jagti, and I sometimes call these Jagti camps as decorated slums, that the government sometimes calls that we have given them the place to live, but they are decorated slums of modern and contemporary world. So hundreds and thousands of farmers, orchardists, agriculturists, horticulturists, you will find today at the mercy of the government's relief, which is not sufficient to make the two ends meet. And while this Pandit minority Hindu community has always bounced back, it requires to be seen how this government responds to such ethnic cleansing. Why it is important to understand this? Because it is not about one community in the country, because within the borders, when within your own country, within your own region, you become a refugee, you have to leave, you have to suffer so badly. We have to extrapolate out of it how disturbing and damaging and dangerous can be this for the rest of the nation. So with that, this 13th September is treated as a Balidan Divas way, and today this Indo Analytics has also organized this webinar to again rekindle that thought, so that the nation is awakened with what people have suffered and how it is so close to them that it can create more and more such situations. And we are aware that we have Kerala, we have West Bengal, we have Uttar Pradesh, where we have started hearing of similar voices in last couple of years. So with that, I'm glad that today we have got a battery of great experts, renowned people who have been invited to come and speak. And I'm glad we have gentleman, Mr. Raghuraj Pratap Singh, who is popularly known as Raju Bhaiya. We have been hearing him a couple of times when during the news hours in the last so many years. He is a very reputed and well-known Indian politician. I think he's now an independent MLA from Uttar Pradesh's village called Kunda, and he has remained a cabinet minister in the past as well. And his beauty is that he's consistently, for last almost 6-7 times, he has been the winning MLA from his respective area. He's most lovable politician in his own area. Not only a politician, I think he has been a big socialite. He has been helping so many people for their sufferings, whether they are patients or whether they are marriages conducted for poor families. I welcome him to this program.
We also have Captain Sikandar Rizvi, who is the founder and the chief trustee of the Hindu Rashtriya Shakti. He's a certified pilot from his roots are from Baltistan, Skardu, and he and his family has served Maharaja as well. I think he's currently based out of Lucknow, and he owns an airline by the name Virgo Air Limited, which is a private charter plane services company. And he also used to own an air ambulance. And he's a well-known Islamic scholar and has a very thought-provoking ideas when it comes to the thought processes that goes in the Islamic world. We also have Lieutenant General Pradeep Singh Mehta, a very well-known military expert who has his roots from Jammu Kashmir. He has been instrumental in various operations across line of control, and he has a deeper understanding about the critical dimensions of what we call cross-border terrorism. I think his understanding about the Kashmir and Kashmiris is of immense importance in today's times, because given the amount of expertise that today nation and forces look for. We also have Dr. Ramesh Raina, practicing doctor by profession. He is recently appointed as president of AIKS. I congratulate him for that. As well, he has been the general secretary of All India Kashmiri Samaj in the past. He has also been associated with the Kashmiri Hindu Pandit Community Affairs since Kashmir days, and all of these years of exodus since the community is out. And I think he has been associated with Kashmir Samiti in various capacities, including its general secretary in 2005. And he has been actively participating in various programs that sometimes government has also initiated and has become part of the official delegations and presentations before the government. He's an ardent writer, and we love to read most of the articles that he keeps on publishing. I also have the privilege of having Mrs. Reena Singh. She's a practicing lawyer and a wonderful and a thought-provoking orator, a social worker and a litigator, and has a diverse experience. She's a general counsel, advisor, and corporate consultant. She specializes in real estate and property matters, corporate and taxation, and financial and environment issues. She's very good in Hindi and English writing, and most of his articles have been published in very leading newspapers, including The Print, The Guardian, and Hindustan. So let me welcome all of the expert panelists today to this program. And with that, I would request all the panelists that I would be inviting you for your opening remarks for 5 minutes in the beginning. And after that, I have some questions for each one of you. And at the end, I would request you for a concluding remark. And before that, in case we have any questions from the participants, I would be requesting you to answer that. So with that, let me begin with Raju Bhaiyaji to give his initial comments of 5 minutes. I would be intercepting in case the time goes away, so please pardon me for that. I request all the panelists to stay for 5 minutes and give their opening remarks. Raju Bhaiyaji. जी, आज बलिदान दिवस पे हम सभी लोगों की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि। एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र में जहां जल, थल, वायु तीनों सेनाएं हों, एक ही रात में या बहुत ही अल्प समय में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का धर्म के आधार पर पलायन हो, ये अपने आप में बहुत बड़े दुख और चिंता का विषय है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखें कि पूरे देश में इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई। सरकारें मौन रही, और उससे भी अधिक, क्योंकि आज हम जब उसकी पृष्ठभूमि में जा रहे हैं तो इसकी पृष्ठभूमि बनाना शुरू हो गया था जब टीकालाल टपलू जी का कत्ल हुई, हत्या हुआ, नीलकंठ गंजू जी को मारा गया। जितना हम कश्मीर के इतिहास में जितना हम समझ पाए हैं, और वो नर्स थी सरला भट्ट जी, उनकी हत्या हुई। ये एक संकेत था, हम फला दिन फला को मारेंगे, देखते हैं तुम लोग क्या कर सकते हो, एक भय पैदा करने का माहौल। और फिर आगे उसके जैसा कि आपने बताया कि
कश्मीर जो है हम लेके रहेंगे हिंदू औरतों के साथ लेकिन हिंदू पुरुषों के बिना। ये सब चलता रहा और सबसे दुखद त्रासदी हुई। हमको अपने सनातन धर्म से एक शिक्षा सभी लोगों को अवश्य ले लेनी चाहिए कि भगवान श्री राम ने अपना राजपाट छोड़ा, सुख ऐश्वर्य सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन शस्त्र नहीं छोड़े। तो शस्त्र संपन्न होकर के ही आप अपनी अस्मिता, अपने राष्ट्र का गौरव या अपनी पहचान बना सकते हैं। कश्मीर बहुत बड़ी विद्या का केंद्र रहा। अद्वैत शैव संप्रदाय का प्रतिपादन वहां से हुआ। शारदा पीठ है, माँ शारदा की, माँ सरस्वती का धाम। और यहाँ तक कि काशी से जब विद्वत परिषद प्रमाण पत्र देती है, विशारद होने के बाद अपनी दीक्षा पूरी करके जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो वो 4 कदम प्रतीक स्वरूप कश्मीर की ओर बढ़ता है कि यहाँ जितनी शिक्षा हम प्राप्त कर सकते थे वो प्राप्त कर ली है, अब हम कश्मीर की ओर जाते हैं। ये प्रासंगिकता हमारे वेदों में, पुराणों में कश्मीर की अनादिकाल से रही है। तो इसमें ये कहने की आवश्यकता नहीं कि भारत का अविभाज्य अंग है, बल्कि भारत की मुकुटमणि है कश्मीर। हुर्रियत का अर्थ होता है आजादी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, अगर वो हुर्रियत की बात करते हैं, किससे आजादी चाहिए आपको? देखिए, कश्मीर तो हम देने से रहे इसलिए कि वो हमारा अभिन्न अंग है, आज से नहीं अनादिकाल से। अंग्रेजों की गुलामी हमको करनी पड़ी, हम उनके गुलाम रहे, तब ये हुर्रियत की मांग करने वाले कहाँ थे? आजादी की लड़ाई में इनका क्या योगदान था? और रही बात भारत की, तो भारत तो 1947 में आजाद हो चुका है। अब कल के दिन हम सड़क पे निकल के चौराहे पे खड़े होकर नारा लगाने लगे कि हमको आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, या अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो क्या प्रतिक्रिया होगी? तो ये इनकी मानसिकता में है, ये राष्ट्र विरोधी हैं, ये हम सभी लोगों को समझ लेना चाहिए। और उसका इलाज वहां पे विकास नहीं है, इनकी उदंडता का उत्तर सख्ती से ही दिया जा सकता है। आप कितना भी विकास करा लें, इनकी मानसिकता बदलने वाली नहीं। तो ये मूलभूत हम सभी लोगों को, चाहे वो 370-35A हो, किसी भी नेता ने और बहुत कम पत्रकारों ने ये आवाज उठाई। बाबा साहब अंबेडकर ने जो आरक्षण की व्यवस्था करी, उससे कश्मीर के दलित वंचित रहे। वहां पे सफाई कर्मियों की आवश्यकता पड़ी तो आपने सफाई के लिए पंजाब से सैकड़ों की तादाद में सफाई कर्मी तो बुला लिए, चलो आओ, लेकिन उनको नरकीय जीवन दिया। आप सब लोग अवगत होंगे कि उनको ये कह दिया गया था कि तुम्हारी आल औलाद भी यही मैला ढोने का काम करेंगी, सफाई करेंगी, और उनको नागरिकता तक नहीं दी गई। उनको राशन पानी बिजली की मूल सुविधाओं से भी वंचित रखा गया। उनके बच्चे अगर पढ़ लिख लें तब भी वो सफाई कर्मी से आगे कुछ नहीं हो सकते थे। अब बहुत से दलित चिंतक हैं, बहुत से संविधान विशेषज्ञ हैं, इस ओर क्यों नहीं किसी का ध्यान आकर्षित करा या इस विषय को क्यों नहीं उठाया गया, ये एक अलग विषय है। लेकिन आज हम सभी लोगों को देखिए, लोकतंत्र सिर्फ मजबूत नेताओं या मजबूत सरकार के ही बल पे भी नहीं चलता है। लोकतंत्र में आम जनता को, जनमानस को जागरूक रहना होता है और समय समय पर अपना स्वर मुखर करते रहना है, नेतृत्व को दिशा निर्देश देते रहना चाहिए। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये सोशल मीडिया के युग में ये और सुलभ हो चुका है। पहले आप जाते, हम जाते कि साहब हम कुछ कहना चाह रहे हैं, तो पत्रकार हमसे पूछते कि आप हैं कौन, नेता हैं, अधिकारी हैं, क्या हैं, हम आपका इंटरव्यू क्यों छापे। आज जन सामान्य भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज कई एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से वो जनता तक पहुंचा सकता है। तो ये हमारे लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है, जहां तक मेरा मानना है कि हम अपने विचारों को पूरे देश दुनिया में पहुंचा सकते हैं। और जागरूक तो होना पड़ेगा। जैसे ये बीमारी सिर्फ कश्मीर की नहीं है, भारत के अलग अलग राज्यों में आतंकवाद, अतिवाद, ये फनेटिज्म, ये सब हम लोगों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि हमने कहा कि एक समय का दुर्भाग्य था कि महाराणा प्रताप लड़ाई लड़ रहे थे हल्दी घाटी में और बगल में हल चल रहे थे, खेती हो रही थी, कोई भी जीते हमसे क्या मतलब, ये नहीं वो होंगे, वो नहीं वो होंगे। तो इस भावना से ऊपर उठ करके हमको राष्ट्र चिंतन करना ही पड़ेगा और इस दिशा में ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। लोगों को जागरूक करना पड़ेगा और भारतीयों को जागरूक करना ये विश्व का बड़ा कठिन और दुष्कर कार्य है। ऐसा नहीं कि तुरंत इसका परिणाम सामने आने लगे, लेकिन प्रयासरत हम सभी लोगों को रहना पड़ेगा।
यही कहना है। जैसे जैसे चर्चा और आगे बढ़ेगी, कोई ऐसा विषय होगा जिस पे हमको बोलना है तो अवश्य बोलेंगे। आप सब लोगों को हमारा अभिवादन, और साथ ही ये भी कह दें कि ये हमारा पहला वेबिनार है, तो आई वाज अ बिट नर्वस, लेकिन सब लोगों को आपको अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको सुना, मौका दिया। आप सभी को शुभकामनाएं। अब आप कंटिन्यू करें। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भैया जी, आपने बहुत ही सरल शब्दों में बहुत अच्छी पृष्ठभूमि रखी है। मुझे लगता ही नहीं कि आप बिल्कुल किसी प्रकार से नर्वस थे। इनफैक्ट आपकी हर एक वाणी में इतनी मधुरता और इतनी शालीनता और इतना विचार था कि मुझे लगता है हर एक सुनने वाले को आनंद आया होगा और सही लगा भी होगा। अब मैं अनुरोध करूंगा लेफ्टिनेंट जनरल मेहता साहब से कि वो अपने 5 मिनट लेके अपना इंट्रोडक्शन इस कॉन्टेक्स्ट पे रखें। थैंक यू जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कश्मीर वादी का निवासी हूँ। आई बिलोंग टू कश्मीर वैली। मेरे पेरेंट्स वहाँ 1947 से पहले ही सेटल थे, महाराजा रंजीत सिंह के टाइम से। माय फादर वाज द फर्स्ट कमीशन्ड सिख ऑफिसर फ्रॉम कश्मीर वैली, एंड एज लक वुड हैव इट, आई एम द फर्स्ट सिख लेफ्टिनेंट जनरल फ्रॉम कश्मीर वैली। इट्स माय होम टाउन, आई एम सन ऑफ द सॉइल। और मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरा सब कुछ वहीं रहता है। अफसोस ये है कि मेरे बच्चों ने उस वादी का आनंद नहीं उठाया। हमारी ज़मीनें, हमारे घर सब वहीं हैं। क्योंकि मैं फ़ौज में था और मेरे फादर साहब भी फ़ौज में थे, तो वहाँ मिलिटेंसी में रहना मुमकिन नहीं था। मैं ये चाहता हूँ, और ये मेरा पिछले 10 साल से एंडेवर रहा है कि कश्मीर का रेजोल्यूशन करा के छोड़ना है। और जब मैं अपनी लास्ट अपॉइंटमेंट डिप्टी चीफ था दिल्ली के अंदर, तो मैंने नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को 16 रिकमेंडेशंस राइटिंग में दी थी मिस्टर अजीत डोवाल साहब को, जिसमें से 11 को ग्राउंड पे एग्जीक्यूट कर दिया गया। और ये मेरी अंदरूनी खुशी है। नाउ आई विल कम टू सम इम्पोर्टेंट इश्यूज। ये जब सब हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मिली हुई थी, और इंडियन आर्मी, अफसोस से इंडियन आर्मी 19 डे बारामूला, किश्तवाड़, गुलमर्ग एरिया, तंगधार, ये सारी चीजें कवर करता था। लेकिन उसके नाक के नीचे से हजारों की तादाद में कश्मीरी मुस्लिम यूथ एलसी को पार करके पाकिस्तान चला गया, और वहां पे ट्रेनिंग लेके, हथियार लेकर और वापस आ रहे थे टेररिस्ट या मुजाहिदीन बनने के। ये एक नेशनल इंटेलिजेंस फेलियर रहा है, और इसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यस, इट वाज अ नेशनल फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर्स एट द नेशनल लेवल। रॉ, आईबी, आर्मी, एमआई, यू नेम इट, एवरीबॉडी फेल्ड। दैट इज पॉइंट नंबर 1 आई वांट टू पुट अक्रॉस। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैं ये बताऊं ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, मैं आपको 3 कम्युनिटी के बारे में बताना चाहता हूँ। कश्मीर वादी के अंदर 3 मेजर कम्युनिटीज थी। कश्मीरी मुस्लिम, जिसके अंदर मैं पहाड़ी मुसलमान जो है, गुज्जर, बकरवाल, उनको भी शामिल कर लेता हूँ एक रिलीजियस ग्राउंड पे। दूसरे सिख थे, और तीसरी पंडित कम्युनिटी। ये तीनों कम्युनिटी बहुत बड़ी डेमोग्राफी में थी, जिसमें मुस्लिम सबसे ज्यादा थे, 40 लाख से ज्यादा उनकी तादाद थी। कश्मीरी पंडित उससे कम थे, करीब 8 से 10 लाख के करीब, और कश्मीरी सिख और भी कम थे, बिल्कुल मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी थी, करीब मैक्सिमम अगर टच भी करता तो 2 लाख, मगर टाइम टू टाइम कम हो गए। इनकी 3 भावनाएं, इनकी एस्पिरेशन, और जो राजू भैया ने बताया कि आजादी किसकी चाहते थे, मैं वो बताता हूँ। ये बड़ी खास बात है कि ऐसा हुआ क्यों। जो कश्मीरी पंडित थे वो सबसे पढ़े लिखी कम्युनिटी थी, उनका काम ही पढ़ना था, दिन रात पढ़ाई करते थे, उनके बच्चे प्रोग्रेस करते थे, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता तो नेचुरली वो मेरिट में सबसे ऊपर आते थे। और उनको इस वजह से, क्योंकि वो मेरिट में हर जगह आते थे, उनको एक चपरासी से लेके हाईएस्ट ओहदेदार, डीसी, और जो भी कह लो आप, जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से पढ़ी लिखी जगह थी, वो सब पंडित कम्युनिटी ने हासिल की थी। ये बहुत खास बात है, और ये एक कारण है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँ। दूसरे रहे सरदार कश्मीर के, जो कि लैंड होल्डिंग में थे, कुछ आर्मी सर्विसेज में चले गए, कुछ इंजीनियर, डॉक्टर बन गए, और बाकी मोस्टली ट्रांसपोर्ट सर्विस में लगे।
उनका पॉलिटिक्स की तरफ कोई ध्यान नहीं था। एक आधा नाम 1947 के बाद 2 या 3 सिख पॉलिटिशियन के नाम आप वादी या जम्मू कश्मीर से ले सकते हैं, से ज्यादा कोई फेमस नहीं, ना वो घुसे पॉलिटिक्स में। तीसरी कम्युनिटी है कश्मीरी मुसलमान। इनकी प्रॉब्लम क्या थी? ये गरीब थे, इनकी लैंड होल्डिंग्स नहीं थी, इनके पास बहुत कम लैंड थी। लैंड सरदारों के पास थी और पंडितों के पास मैक्सिमम होल्डिंग्स। इनके पास पढ़ाई नहीं थी, इलिटरेट थे, अनएजुकेटेड थे, गांवों में रहते थे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इनकी फैमिली में इनके जो बच्चे थे, 8-8, 10-10 बच्चे एक फैमिली के अंदर था, जिनका पेट भरना बिल्कुल नामुमकिन था उन माँ बाप के लिए, कि उनके पास कुछ भी नहीं था। तो ये नेचुरली गांव के टिलर्स बन गए, जमीनों की जुताई करते थे पंडित और सरदारों की जमीनों की। तो यही कारण था बाद में जब इस जमीनों के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया थ्रू फिर शेख अब्दुल्ला के एक रूल बनाया कि ये जितने लैंड टिलर्स हैं इन काश्तकारों को जमीन दे दी जाएगी। वो आज तक हल नहीं हुआ, इस मसले को भी नेशनल लेवल पे देखना है। तो बिकॉज मुसलमानों की ये कंडीशन थी, तो इनके पास नेचुरली जो सबसे मीनियल काम थे वो इनकी झोली में गिरे। शिकारा वाला, हाउस बोट वाला, लकड़ी काटने वाला, हथो बोलते हैं, कुली, बस स्टैंड पे कुली, यहाँ तक कि जम्मू बाहर भी जब जाते थे कुली होते थे। वातल बोलते थे सफाई वाले कर्मचारी, बेकर, वाजा, कांदार, कुक्स। तो ऐसे ऐसे मीनियल काम जो सोसाइटी के थे ये करते थे। तो इनकी दिल की जो एस्पिरेशन थी, जो आजादी ये मांग रहे थे, वो यही एस्पिरेशन थी कि हमारी कम्युनिटी क्यों नहीं, जो कि सबसे ज्यादा डेमोग्राफी में है, ऐसी पोस्टों पे है। तो पंडितों को भगाने का एक कारण तो राजू भैया ने बताया, दूसरा मैं बता, वो ये था जो टेररिज्म जब स्टार्ट हुआ 1989 के अंदर विद ISI बैकिंग, उनको ये बताया गया कि सबसे पंडितों को, हिंदुओं को भगाना, जैसे बोला गया था कि आइकॉन है वहां, राष्ट्र का एक आइकॉन है, इंडियन भारत का आइकॉन हिंदू यहाँ बैठे हैं, वो शायद एक रहा होगा। मगर जो मेन कारण था कि ये जो पढ़ी लिखी फौज है, ये जिन्होंने सारे ऑफिसों में और पोस्टों में कब्जा किया और हमारे पास कुछ नहीं है, सबसे पहले इनको टारगेट कर। इस कॉन्सेप्ट से उन्होंने पंडितों को मारना शुरू किया, जैसे कि बताया अभी हाल में। उस वजह से पंडित लोग जाने शुरू हुए। एक और जरूरी बात, कश्मीरी पंडित नॉन एग्रेसिव है, नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं। इनका फौज में चंद एक ऑफिसर जरूर रहे हैं, तीनों आर्मी नेवी एयर फोर्स में, मगर अगर आप सोल्जर लेवल पे देखो तो आपको कश्मीरी पंडित बहुत मिलेंगे नहीं। तो ये नॉन वायलेंट थे, नॉन रिटेलिएशन। इन्होंने बड़े, इनको जब ये खतरा हुआ जाने का, तो फरवरी मार्च 1990 में तकरीबन 1.4 to 1.6 लाख 2 महीने के अंदर वैली छोड़ के भागे। किसी ने ना बंदूक उठाई, ना आवाज उठाई, ना लड़े। और उसके बाद 1990 के 2-4 महीने के बाद तकरीबन 4 लाख से और 4 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडित वादी को छोड़ के चले गए चुपचाप। ये एथनिक क्लींजिंग वर्ल्ड की सबसे बड़ी और सक्सेसफुल एथनिक क्लींजिंग मानी जाती है, और अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड को इसका ज्यादा ज्ञान नहीं है। जब आप बोस्निया, यूगोस्लाविया, सर्बिया की बात करते हैं, वहां पे क्या हुआ, या रोहिंग्यास की बात करते हैं, तो वर्ल्ड जानता है। कश्मीरी पंडित विदाउट रिटेलिएशन धीरे से हर तरीका देके वो कश्मीर छोड़ के चले गए, और ऑल इंडिया जम्मू में तकरीबन 2.17 लाख और तकरीबन 95% वैली को छोड़ के चले। आज क्या स्थिति है, ये जो कम्युनिटी है, जब ये बाहर गई इंडिया में या फॉरेन कंट्रीज में चले गए, जो भी इनके कॉन्टैक्ट से गए, पिछले 30 साल में पंडित कम्युनिटी बाहर जाके उनको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली कि दे हैव प्रोग्रेस्ड which in their lives which they could have never done in Kashmir। वो वहीं कुएं में मेंढक पड़ा रहता, मगर बाहर जाने के बाद इनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल गई जो इनको कहां से कहां ले गई, बहुत सक्सेसफुल बनाया। फिल्म इंडस्ट्री ले लो, कुछ भी इंडस्ट्री ले लो, ऑल इंडिया स्टेट्स ले लो, तो इनको एक प्रोग्रेशन मिली। ये एक इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट था बाहर जाने का। दूसरा, इनका जो है इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन, इनकी लड़कियों की शादी हुई। मराठा, बंगाली, सरदार, मद्रासी, जो मिला, जहां फिट हुआ वहां इनकी कम्युनिटी में लड़कियों की शादी हुई। और एक बड़ा और फर्म मेडिकल रीजन बताया जाता है, जिसकी एक स्टडी हुई है,
lot of these females and who were marriageable or married went into depression because of this transition, because of this migration. घरों में नहीं, उनको खाना रोटी नहीं जुड़ रही थी, एक एक कमरे में इतनी फैमिलीज रहती थी, स्लम्स में रह रहे थे. इसकी वजह से इनको, इनके मेडिकली टर्म बताऊं कि इनका सम ऑफ देम हैड अर्ली मेनोपॉज एंड देयर इज अ स्टडी जिसमें इनकी बर्थ रेट हैज फॉलन टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बहुत लेवल नीचे आ गई. तो इनकी कम्युनिटी धीरे धीरे डिस्प्लीट हो रही है. दूसरी, डिसॉल्व हो रही है वर्ल्ड कम्युनिटीज में, इंटरकास्ट मैरिजेस में, बर्थ रेट कम, शादियां नहीं हो रही. अब वो पंडित नहीं रहे तो खतरा ये है कि ये कम्युनिटी खत्म ना हो जाए. इसको बहुत ध्यान से हमें देखना है. इस रीजन इनकी डिप्लीशन को रोकना है. इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ कि जम्मू रीजन के अंदर जब ये 2-2.5 लाख आके बच गए, उस इलाके में बॉर्डर बेल्ट, एलसी और इंटरनेशनल बॉर्डर में भी राजौरी, नौशहरा, रियासी, ये सब एरिया अगर आप ले लो, सांबा, कठुआ, विजयनगर, इस जगह पर मुस्लिम की अगेंस्ट सेटलमेंट बहुत हाई रेट में चल रही पिछले 30 साल में. एक रिंग बन गया है जम्मू के चारों तरफ, इस जम्मू डिवीजन में मुस्लिम बेल्ट का, जिससे कि बॉर्डर इलाके में रहने वाले ये लोग भी जब वहां सेटल हुए, वो वहां से उठ के दोबारा उन्होंने माइग्रेट करके शहरों में आ गए. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि आज क्या हो रहा है. वापस जाना पंडित कम्युनिटी का कश्मीर में एक बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है. क्या ये जाएंगे? मेरे हिसाब से, मेरे नजरिए से, जो इंडिया के और वर्ल्ड के कॉर्नर में अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे हो तो कभी वापस नहीं जाए. पिछले 30 साल में पैदा हुआ बच्चा जो आज 30-31 साल की उम्र का हो गया है, उसकी कोई वहां इंटरेस्ट नहीं है, कोई रूट नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी, वो वापस नहीं जाएंगे. तो कौन जाएंगे? इनके बुढ़े जाएंगे, बुजुर्ग जाएंगे, जो शायद जाके वहां पर रहना चाहते हैं. एक प्लान है, 13 क्लस्टर बनेंगे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहाँ इनको सेटल किया जाए, सिक्योरिटी दी जाए. मुझसे भी पूछा गया चंद एक बार कि इनको कहाँ सेटल कर सकते हैं. मैंने 3 ऑप्शन दी थी नेशनल लेवल पे, बट पॉइंट ये था, क्या ये उस गढ़ के अंदर फोर्ट्रेस में जाके रहेंगे, ये बाहर कैसे निकलेंगे, क्या क्यूआरटी दी जाएंगी इनको? तो इम्प्रैक्टिकल अप्रोच. तो मैं अभी इतना ही कहूंगा कि मेरा पंडित कम्युनिटी को वापस ले जाना एक नेशनल विक्ट्री होगी. इनको वहां सेटल करना दोबारा एक बड़ा स्टेप होगा कश्मीर इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए. तो इन बातों को हमें सबको नजर रखना पड़ेगा. एंड लास्टली, मैं कई बातों में पहले भी बोल चुका हूँ कि हमारी पॉलिटिकल विल और मिलिट्री विल, जब तक पॉलिटिकल विल स्ट्रांग नहीं होगी, जैसे राजू जी ने भी बोला, ये सब हो रहा था और किसी ने कुछ रोका नहीं. देयर वाज नो पॉलिटिकल विल, देयर वाज इंटेलिजेंस फेलियर एट द नेशनल लेवल, एट द मिलिट्री लेवल इन बारामूला, कश्मीर. एंड नाउ आई नो देयर इज वन वर्ड मेरे आज दिमाग में है, देयर हैज टू बी अ नेशनल विल. भारत की भावना, अब एक दूसरे स्टेट की भावना, नेशनल भावना सबसे ज्यादा. जब तक हम नेशनलिस्ट नहीं होंगे, हमारी पॉलिटिकल विल आए ना आए, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि बड़े पावर हंग्री हैं, पावर मिल जाता है, कुर्सी मिल जाती है, उसके बाद भूल जाते हैं और चक्करों में लग जाते हैं, करप्शन हो जाती है, ये सब चीजें होती हैं. तो मैं अभी इतना ही कहूंगा. आगे नेक्स्ट सेशन में I'll answer some more questions. Thank you. Yes, I think उसको कटा हुआ. May I request Dr. Ramesh Raina? I'll call you. I have a meeting. Dr. Ramesh, you can have your 5 minutes to brief about the subject. Ramesh Raina ji. My good wishes to everybody. At the outset, I wish to extend my profound gratitude to the organizers of this program for giving me an opportunity to speak here. I have heard the previous speakers with rapt attention and all the seriousness that it deserved. And I'm fairly convinced that today the narrative has reached, and in fact, it has come out of Kashmir. And obviously a discussion is going on about what was happening there and what should have happened there. And it's a very good augury for me. Once we talk about the exodus of Kashmiri Pandits in 1990, I think that is not the day, or that is not the point from which we should start counting chickens. I think we need to go back.
And for me, if contemporary Kashmiri history has to be talked about, then the exodus of Kashmiri Pandits is a big black spot on the face of the history of Kashmir. And it didn't start in 1990 itself, but the contemporary history, which starts from the 13th July Muslim uprising of 1931. And unfortunately, the 13th July ever since came to be known as the Martyrs' Day. And it was only very recently, I think 1 year back, when the order from the government came that it has no more to be observed as a Martyrs' Day. Let me tell you, the genesis of the present exodus of Kashmiri Pandits lies in that 13th July 1931 uprising, because that was an uprising against the Maharaja, the Hindu ruler of Kashmir. And that is not a mean thing. It was a community uprising. And Kashmiri Pandits were a very important component of the Kashmiri society. And obviously, they too were on the receiving end at that point of time. There were scores of killings of Kashmiri Pandits that took place. And the process starts from then onwards. And when 1947, Kashmir became part of India, the first casualty came when Sheikh Sahab took over the reins of Kashmir. In 1950s, there was Land to Tillers Act was passed. The Land to Tillers Act appears very nice as far as the justice to the tillers is concerned. But if we scratch it further and if we try to know what lies underneath it, then we come out with ugly and unpleasant realities. And the ugly and unpleasant reality is that the land, most of the landholders, they were either non-Kashmiri Muslims or Kashmiri Pandits or Hindus, and the land was given to the tillers without any compensation. You'll be surprised to know the then Home Minister of India, Pandit Vallabhbhai Patel, through his private secretary, Mr. V. Shankar, sent in a word to Sheikh Sahab that if at all you have to give land to tillers, you must compensate the original landholders for that. And the advice was not taken due care of. And in fact, he was rubbed the wrong way. Then, following the same thing, it started with a mindset of anti-minority. And who was the minority at that point of time? The principal minority of Kashmir was Kashmiri Pandits. And the anti-minority setup was precisely two incidents gave rise to a huge mindset, and that it is that mindset which has been ruling the valley for all these years. One, the Muslim uprising of 1931, and another, this Land to Tillers Act, when the land was allotted to, when land was gifted to the tillers without any compensation to the holders. And immediately thereafter, we see an incident of 1967, when a Kashmiri Hindu girl who was, I think about 14 or 15 years of age, was forcefully converted. And when we lost scores of Kashmiri Pandit people, and an agitation by the name of Parmeshwari agitation took place in 1967, and too many Kashmiri Pandits died because of that. And that agitation is known in the history as Parmeshwari agitation of 1967. Now, after, say, 20 years, there was again a dress rehearsal in 1986. And what happened during 1986 was that there was a huge damage to Kashmiri Pandits' temples and their cultural centers, especially in the district Anantnag. And it followed, what followed? That the exodus of Kashmiri Pandits took place in 1990. And the historians treat 1986 vandalism as a dress rehearsal for this exodus. Now, having said that, it gave rise to a narrative which
which incidentally seems to be a Muslim victimhood narrative. And this Muslim victimhood narrative found its place in the left-dominated India, in the international community, in Pakistan, and elsewhere in the Muslim countries. And it impacted the religion. The religion was Sufi Islam. And Sufi Islam had a component, I mean, it could cushion in the minorities of the valley there. And that is how we used to live. Because the Sufi Islam was the liberal form of Islam, and elsewhere in the world, this Islam was known as Astan Parast Islam. Astan Parast means those who are idol worshippers, Astan. So that means the Ummah, the Muslim Ummah, never recognized it as a true Islam. Now, when the Muslim victimhood narrative was built, what it did, it transformed the Sufi Islam. In fact, I would say that Salafization of Kashmiri Islam took place at a slow pace. And it is this Salafization of Islam which gave rise to the exodus of Kashmiri Pandits. Salafization of Islam starts with the names. For example, somebody was Muhammad Jahangir. His Salafi name would be something different, Arabization of names. So the desert Islam directly entered into the valley of Kashmir, and it created havoc. I remember during a phase of 1980s and 1990s, we used to see a large rush of Allahwales there in the valley. Large mithai walas owned by non-Kashmiri Muslims came up all of a sudden. And the local preachers, the local imams of the masjids in local areas were replaced by these Allahwales, where an anti-Pandit and anti-India rhetoric would be used at a very, very high pitch. More than that, barber shops, which were owned by non-Kashmiri Muslims, came into existence overnight. All this, it vitiated an atmosphere, and it added to the already in place a Muslim victimhood narrative. It gave it a punch. It gave it teeth. Therefore, in 1990, what we saw a militarized terrorism. The terrorism was already there, but it was not in the militarized form. There were small things taking place, like encroachments in the temples, somebody disputing the temple property and saying that some Sufi was there. So such small things were there. But thereafter, it militarized the separatism in the valley of Kashmir. People came out with guns, and those people with guns were revered mujahids. Now here lies the point. You know, the entire Kashmiri Muslim was not a terrorist. There were two types of terrorism. One was active terrorism and another was passive terrorism. Active terrorism was the man who wielded the gun, and the passive terrorism was the one who would offer him his place for hiding, who would give him food, who would give him all the luxuries of the life, and would keep him away from the law enforcing agencies and the security forces. And that is how the entire population became sympathetic to the cause, and that is how the Azadi slogan came into the being. And Azadi became an institutionalized form of separatism, a form of terrorism. Added to it, then fundamentalism. As I said, the local mosque imams were replaced by the people from outside Kashmir, Allahwales and other people. It added to the punch, and especially the generation born after 1990 till date must be in 30s, and the generation, say 10 years before 1990, say about in 1980, they must be in their 40s. This generation was enough. It was right. It was a right generation to be included in the concept of jihad. So the definition of jihad underwent so many mutations, and finally the meaning of jihad was throw out India from Kashmir. Now, how could they achieve it? The best possible way for them was to force exodus on Kashmiri Pandits, implying thereby that we have driven out India from Kashmir, because Kashmiri Pandit was always seen as a symbol of India there in the valley, even to the extent that the people in the valley would treat us as
fifth columnists. Therefore, it was very easy for them to force an exodus on Kashmiri Pandits, throw them out and tell to the world that, look, we have thrown out India. Now, the symbolic of that was State Bank of India was never India. The word India was cut. Life Insurance Corporation of India, the word India was cut. And even the time was fixed as per the Pakistani watches. That was the time. But over a period of time, once Kashmiri Pandits left that place, it was a situation when Kashmiri Pandits had to contest on two fronts. One was bread and butter issue. Another was education. And the third was to contest this hard militancy. And it's because of this attitude, we saw Nadimar, we saw Sangrampura, we saw Chitti Singhpura, we saw Telgaon massacre, we saw Kaluchak massacre, so on and so forth. And today, when the politics of the valley has undergone a major change, especially when the entire Kashmir came into the constitutional ambit of India. That was 5th August 2019, when certain political and administrative changes were taken, where in fact it was a compulsive change to ensure that the people become part of the mainstream politics of India. Because once we talk of secularism, once we say that it's a democratic polity, and once we say that it is a secular polity, and the most unfortunate part of the story is that when we measure secularism, when we measure democracy, we measure in terms of the minority management of that place. And unfortunately, J&K government had a very, very, very poor record as far as the minority management of the place was concerned. Why? Because the exodus of Kashmiri Pandits was a glaring example before them. Parmeshwari agitation of 1967, where we lost about 20 to 25 Kashmiri Pandits agitating for the girl to be brought back. 1987, vandalism of our temples in the district of Anantnag. So all that was before them. So to make these arguments forceful and to ensure that they are in place, it was important, absolutely important, to get Kashmir into the broad constitutional stream of India and ensure that the writ of India runs. Now, what has happened? One very important thing has happened, which all of us agree, is that it is for the first time in Kashmir we see that the writ of the government of India runs, which was never so. And number two, which is very important, the Muslim victimhood narrative, which had been developed over a period of 60, 70 years, has been contested and has been contested effectively. And it's for the first time that the authors of separatism have taken a back foot. Now see, you had mainstream politics there represented by National Conference and PDP, and you had a separatist politics. They created a platform in the form of Hurriyat Conference, and Hurriyat Conference at one point of time was a very, very important instrument of separatists, because what happened, it was the overground voice of underground, and this overground voice of underground created havocs. It created a space for its politics in the valley of Kashmir. With the result, the most unfortunate part of the story was that the mainstream politics had to take a soft separatist line. Now look, your Sajad Lone was pleading with achievable nationhood. He was the minister with the PDP and this Bharatiya Janata Party. He was an effective, and this time a very leading politician of that place. Look here, PDP was again a soft separatist party. It was asking for a common currency. It was asking for achievable nationhood, so on and so forth. Therefore, once such things came, this narrative came crashing down, and today the mainstream politics of the valley has to reinvent itself. And I'm pretty confident, say after a decade or say after 2 decades, there will of course be a credible political alternative which emerges, not having the baggage of Article 370, not having the baggage of 35A, because they have to confront the contemporary realities, and the contemporary reality this time in Kashmir
is that they are part of India and they have to follow the mainstream politics of India. Once it is done, I think the minority management of the place will improve. And obviously, the return, it may not be entirely as General Saab said. He said it very nicely that the Kashmiri Pandits will not do. One thing is there will be a way, a path will be created which will ensure, if at all we want to return in the safe atmosphere and in the safe environment, I think that is a possibility in the near future. With these few words, I say thank you very much for listening to me patiently all this time. Thank you. Thank you once again. So, thank you very much, Dr. Ramesh ji, and it was a pleasure listening to you. I apologize once again, I got disrupted because of a poor internet connectivity. So, if I'm not wrong, we haven't yet heard Ms. Reena Singh. Am I right? Right. Ms. Reena Singh? Yeah. So may I request now Ms. Reena Singh to please share her initial comment. जी, बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर सबसे पहले तो मैं टीकालाल टप्पू जी को श्रद्धांजलि देना चाहूंगी। और अभी तक इतने गणमान्य लोगों ने जो अपने विचार रखे, अभी तक जो 1990 के बाद 31 सालों में जो हुआ, अब उसी सबको ना कहते हुए अब मैं वो कहना चाहूंगी कि जो शायद हमें हमारी सरकारों को करना चाहिए। Am I audible to everyone? Yes, you are. All right. जी, अब मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि पहले काफी समय हो चुका है। अगर मैं ये कहूँ कि शायद अभी तक कश्मीरी पंडितों को जस्टिस नहीं मिला है, कहीं कोई FIR नहीं हुई, किसी कोर्ट में ट्रायल नहीं हुआ, कहीं कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई ह्यूमन राइट्स वाला नहीं आया, कोई यूनाइटेड नेशन वाला नहीं आया। तो और जो ये कहा कि कश्मीरियों को निकाल दिया गया, उस समय में 1990 में 19 जनवरी 1990 जब कोई सोशल मीडिया नहीं था, मस्जिदों से ही घोषणा की गई रात को, सर्दी में की आधी रात में ये कह दिया गया कि जाइए यहाँ से अपने घरों को छोड़ करके चले जाइए। मैं आप सभी से ये पूछना चाहूंगी कि अगर वही वक्तव्य आज दोहराया जाए सोशल मीडिया के समय में, तो क्या हम उस सिचुएशन से, उस हालात से निपटने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे पास जो हमारा प्रशासन है या जो हमारी सरकारें हैं, इस सोशल मीडिया के समय में जहाँ पे लाखों की भीड़ क्षण में इकट्ठी हो जाएगी, शायद हम सबसे सोचकर भी हम डर जाएंगे, हमारी रूह तक काम जाएगी कि हम ऐसी किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चला रही है, पर वो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जो है वो इतनी धीमी गति से चल रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में भी कभी रिहैबिलिटेशन हो पाएगा। हालांकि ये सब दिशा अच्छा है, सरकार का इंटेंशन अच्छा है, पर जैसा कि अभी सरकार ने कुछ जमीन अलॉट की है जहां पर कि फ्लैट बनेंगे और लोगों को रिहैबिलिटेट किया जाएगा, और जो प्रॉपर्टी एक्ट भी आया है जिसको रेस्टोर किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो क्या हम उस प्रॉपर्टी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अभी सब यहाँ पे मेजॉरिटी कश्मीरी लोग ही जुड़े हुए हैं जो जिनके परिवारों ने उस त्रासदी को झेला है, और वो शायद कहीं ना कहीं हर उस बच्चे के मन में, अब जो 31 साल का इतना बड़ा समय पार करके एक युवक और एक युवती है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, और जैसे पिछले जो थे वक्तव्य जिन्होंने रखा कि हाँ वो वहां से कुएं के मेंढक से बाहर निकलकर बहुत ही अच्छी जगह पे आ गए हैं और अपना जीवन जी रहे हैं, तो मैं उसमें यही कहूंगी कि हाँ शायद वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, पर जो ऐसा जो डिस्गाइज है आज के समय में हम कहीं सोच भी नहीं सकते कि अगर वही चीज अगर दोहराई जाए और सोशल मीडिया के समय में कि एक मॉब आए, घरों पे हमला कर दे, और तो क्या आएगा? क्या हम उस डिजास्टर के लिए तैयार हैं, उसको झेलने के लिए? और उससे भी बड़ी त्रासदी ये हुई है कि रोशनी एक्ट लगाया गया फारूक अब्दुल्ला जी की सरकार में, शायद उस चीज को मजबूत करने के लिए कि हम एक ऐसा इंडिकेशन दे दिया गया कि हम कश्मीरी पंडितों को कभी बसने नहीं देंगे। क्यों सरकारें उसको चैलेंज नहीं करती?
कदम उठाए जाते हैं, पर उस जोश के साथ नहीं, एक दबी आवाज में। तो कहीं ना कहीं एक कारण है कि ये जो दबी हुई आवाज है, हमें किस चीज का डर है? हिंदुस्तान में ही हिंदू डरा हुआ है, तो कौन मदद करेगा? तो कहीं ना कहीं जो कमी है कि हम सब संगठित हों, हम सब अपनी आवाज को उठाएं। जैसे रघुराज जी ने कहा कि शायद हमने शस्त्र उठाना छोड़ दिया है। बिल्कुल, मैं यही कहूंगी कि अब वो समय है कि हमें अपने शास्त्र को तो पकड़ के रखना ही है, और शास्त्र के साथ साथ शस्त्र को भी उठाना है। जरूरी है कि हम संगठित हों, अपनी आवाज को बुलंद करें। और कहीं ना कहीं अब तक जो सरकारें रही हैं वो इतनी कमजोर रही हैं कि उन्होंने हिंदुओं के जीवन और उनकी जमीनों के साथ धोखा किया है। तो यही है कि एक जागरूकता क्रिएट करी जाए कि जो ये संसार है ये चुप ना रहे। ह्यूमन राइट्स वाले भी आए, यूनाइटेड नेशंस वाले भी आए, इंडस्ट्री भी आए, रोजगार मिले। और कहीं ना कहीं ये जो हिडन एजेंडा है पाकिस्तान का, वही है कि सिर्फ एक जमीन को हथियाने के लिए चाइना ने भी एक हिस्सा ले लिया, पाकिस्तान ने भी एक हिस्सा ले लिया, और हम वहीं पे 60% जम्मू कश्मीर के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। और उस समय में जब 1990 में जो कश्मीरी पंडित थे वो छोड़ करके गए थे, पंजाब के अंदर जो मिलिटेंसी थी वो भी अपनी चरम सीमा पे थी। तो कहीं ना कहीं जो इंटेंशन है वो वही है कि हिंदुत्व को कमजोर करने की। और ये हिंदू जो है वो टेररिज्म का शिकार नहीं है, हिंदू है वो जिहाद का शिकार है। तो कहीं ना कहीं जब तक हम संगठित नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो हमें ये जो नरसंहार हुआ, इतना भीषण नरसंहार हुआ, और आजादी के बाद जो इतनी बड़ी संख्या में हिंदू अपने ही देश में रिफ्यूजी बन करके रहे, ये दुनिया के किसी कोने में नहीं हुआ। पहले धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ, और फिर महर्षि कश्यप की जगह कश्मीर में जो पुजारी करने वाले लोग हैं उन्हें ही अपने मंदिरों को छोड़कर रातों रात भागना पड़ा। और अगर हम प्रैक्टिकल आज के समय की बात करें कि जो प्रॉपर्टीज है, डिस्ट्रेस सेल में जो प्रॉपर्टीज बेची गई थी, अब सरकार हमें दोबारा से क्लेम करवाने की कोशिश कर रही है कि आप लोग आइए, क्लेम फॉर्म भरिए, आइडेंटिफाई कीजिए। पर क्या ये प्रैक्टिकल है? 30 साल पहले, 31 साल पहले जिस जमीन को छोड़कर आए थे, अगर आप वहां पे वापस जाके देखते हैं तो कहीं सरकारी बिल्डिंग बनी है, कहीं मस्जिद बने हुए हैं। तो क्या जरिया है कि हम दोबारा से उसको बसा सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि जब तक एक कोई प्रैक्टिकल सोच हो और एक दृष्टिकोण बहुत सही हो। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इस सारी प्रक्रिया को भी डिजास्टर मैनेज संभाल रहा है सरकार ने। जो हिंदू या फिर हम ये कहें कि भाजपा की सरकार है, 2014 में आने अभी तक 2021 में आज हम खड़े हैं, क्यों नहीं सरकार ने एक कश्मीरी रिहेबिलिटेशन के लिए एक बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट बना दिया, जो कि एक बहुत बड़ी जरूरत थी कि डिपार्टमेंट बनाना चाहिए था। पर उसके बाद भी सारा जो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है वो सिर्फ एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ही देख रहा है कि जो कि अर्थक्वेक या फिर फ्लड की सिचुएशन में आता है। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न उठाता है कि क्या सरकार कश्मीरी पंडितों को दरकिनार कर रही है, या फिर कश्मीरी पंडित संगठित नहीं है, या उनके पास एक ऐसा नेता नहीं है कि जो उनकी बुलंद आवाज को उठा सके। राजी, अब मैं चाहूंगी कि आप इस कार्यक्रम को आगे ले जाएं और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद रीना जी, शब्दों में बहुत सारी बातें बताई। बिल्कुल उग्रवाद का जवाब भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में सही रूप में दिया है। नागरिकों का जो दायित्व बनता है वो है समाज के अंदर एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस को, लॉज को के दायरे के अंदर रहकर इस प्रकार की प्रक्रिया शुरू करें, जिससे इस प्रकार के जो समाज के अंदर टेररिज्म या जो सेक्टेरियनिज्म है उसको कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अपने उसके बारे में बहुत अच्छी बात बताई। मैं प्रश्न करना चाहूँ हमारे साथ की है, और ये जो कश्मीर से हिंदू रिफ्यूजी बना होकर हर को अगर एक राष्ट्रीय संदर्भ में देखें तो आप राष्ट्र सुरक्षा के
पर्सपेक्टिव कश्मीर के हिंदू कश्मीर से पलायन करके बाहर देश के अंदर रेफ्यूजी बन जाए, इसका इंडिकेशन हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी पे आप देखते हैं, जब हमारा देश में रिच मिक्स का देश। आपकी आवाज क्रैक हो रही है, आवाज नहीं आ रही, तो बिल्कुल कट हो गई आवाज। Meanwhile, by the time he comes up, can you hear me? Yes, we can. I can. want to mention here that I was very lucky to have been posted in Kashmir Valley in counterinsurgency force headquarters, Kilo Force, which looked after the entire North Kashmir operations, starting from Srinagar and running right up to Uri, Titwal, Tangdar, Kishtwar, Gurez, Machal, and all those areas. And this was called North Kashmir. Very unique example I'll give you. Most of the Lashkar-e-Taiba, the foreign militants, used to stay all along these periphery of the line of control because it was high mountains. It was used to give them cover because of jungles, and they could infiltrate and exfiltrate very easily. And more so, they did not believe 100% in the Kashmiri Hizbul Mujahideen militants. They did not have faith and trust in them. कि मरवा देंगे, इंफॉर्मेशन दे देंगे. उसी बेसिस पे पिछले 30 साल में फौज इंफॉर्मेशन ले लेकर उन्हीं के लोगों से, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे या गांव वाले थे या कश्मीरी मुस्लिम मुजाहिदीन थे, उन्हीं की इंफॉर्मेशन से इंटेलिजेंस मिलती थी और ये फॉरेन टेररिस्ट एलिमिनेट किए. और जो हिजबुल, कैन यू, आर यू बैक सर? Yes, I'm back. Okay, go ahead. My question to you was, sir, it was not clear. Please define the question. No, sure. My question to you was, sir, we have seen Kashmir Hindus becoming refugee in their own country, becoming victim of a fundamentalist, radicalized Islamic jihad. Now, what do you see, and how do you see its ramification on the overall national internal security, given that we are a diverse nation? हमारे यहाँ बहुत सारे धर्म मजहब इकट्ठा रहते हैं, बहुत सारी एथनिसिटीज इकट्ठा रहती हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस के लोग, रीजनल इश्यूज हैं. उन सारी विविधताओं के बीच में कश्मीर के हिंदू का कश्मीर से अपने ही देश के अंदर पलायन होना, इसके रैमिफिकेशन आप देश के अंदर कैसे देखते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से? I'll just take 2 minutes on this. सबसे पहले तो आप एक कम्युनिटी को भूल जाते हैं जब ये क्वेश्चन करते हैं. कश्मीर में सिख भी कम्युनिटी, कश्मीरी सिखों का योगदान 1947 में जब 1947 में कबायली रेड हुआ, पाकिस्तान की आर्मी सिविल कपड़ों में पश्तून के जिहादी और पूरे फाटा इलाके के वहां पे आए और कश्मीर के अंदर कत्लेआम हुआ. तकरीबन 40,000 सिख और सिखों के फैमिली मेंबर्स मारे गए. मुजफ्फराबाद से काम शुरू हुआ, मुजफ्फराबाद से वो पीछे आए गढ़ी के बाद उड़ी, बारामूला और चारों तरफ फैलते हुए गांदरबल या अफरूडा जंगल जो झेलम के दूसरी तरफ था, अफरूडा में राफियाबाद और बडगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर सिखों के गांव में लड़ाइयां हुई. उनके पास हथियार नहीं थे और सिखों ने बहुत बलिदान दिया. इस बात को हम भूल जाते हैं. और शेख अब्दुल्ला ने जितने सिख फैमिलीज उड़ी के पार, झेलम नदी के पार से जो आए थे रेफ्यूजीज, माइग्रेंट्स, उनको कश्मीर वादी में बसने नहीं दिया. उनको बोला आप यहाँ से जाइए जम्मू या कहीं और निकल जाइए ऑल इंडिया. उसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है आपकी दिल्ली में आई और भी ऑल इंडिया चली गई और जम्मू में आए, जिनको जो आज तक बड़ी डिफिकल्टीज में थे. तो कश्मीर सिख cannot be forgotten as given their बलिदान and contributions to the valley. In fact, अगर वो नहीं लड़ते 12 दिन बारामूला में और 26 नवंबर 1947 तक अगर कबालियों के साथ मुकाबला नहीं करते, जब इंडियन आर्मी लैंड करी 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, 27 तारीख को 4 कमांड फर्स्ट सिख लैंड की थी. तो अगर वो नहीं लड़ते तो कबालियों ने आके श्रीनगर एयरपोर्ट घेर लेना था, फोर्सेज जाती नहीं, कश्मीर खत्म. कश्मीर होता ही नहीं हमारे पास, पाकिस्तान में होता. एलसी कश्मीर बानियाल टनल तक आ जाती. तो ये एक पॉइंट मैं बताना चाह रहा था. नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, देखिए मेरा एक
डिफरेंट मानना है। मैं बचपन से कश्मीरी मुस्लिमों को भी देखता हूँ और मैं इंडियन आर्मी में 40 साल रहा हूँ, ऑल इंडिया मैंने सर्विस की है। मेरे लिहाज से हिंदुस्तान का मुसलमान इतना फंडामेंटलिस्ट नहीं है और ना उसने कभी ऐसी कार्रवाई करी है जो कि एंटी नेशनल। हाँ, अगर कहीं इंसिडेंट हुए हैं उसका कारण हिंदुता भी है या उनको दूसरे धर्मों ने इस काम में छेड़ा, करवाया, या वो भी भुगते और उन्होंने जो भी काम किया ऐसा हुआ है। ये इंडिया की पॉलिटिक्स है। वी आर नॉट सेक्युलर, वी आर सेक्युलर थ्योरेटिकली। लेट्स नॉट पुट द हैंड इन अ हॉर्नेट्स नेस्ट। मक्खी के छत्ते को मारते नहीं है। हम इतने प्यार से रह रहे हैं इतने सालों से, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है मेरे नजरिए में, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप कहीं ले लो, यूपी, एमपी, केरला, साउथ इंडिया में जो मुस्लिम रहते हैं, कहीं उन्होंने मेजर प्रॉब्लम नहीं किया 47 के बाद। सब शांति से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। और ये तो दूसरा पॉइंट। नाउ पॉइंट नंबर 1 कि आगे क्या होगा। मैंने वर्ड यूज किया था नेशनल विल। द नेशन हैज टू हैव अ विल एंड आउटफ्लो फ्रॉम नेशनल विल इज पॉलिटिकल विल। देखो, मैं मिलिट्री का बंदा हूँ और मैंने 10 साल एक थीसिस करी है, डेजर्टेशन लिखी थी, वॉर विद पाकिस्तान, द नेक्स्ट वॉर विद पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान और इंडिया की अभी जंग होगी 65 और 71 के बाद, तो उसका मुद्दा क्या? मुद्दे 2 होंगे। टेररिज्म को खत्म करेंगे और कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करेंगे और पीओके को अदर वर्ड में पूरा वापस लेंगे। ये क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मिशन हैज टू बी क्लियर, वी कैन टेक इट, वी हैव द पावर टुडे, वी हैव द कैपेबिलिटी। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ Pakistan is a nuclear country, we are also nuclear. Yes, we are nuclear. So under the overall nuclear, we can capture. As far as this effect of counterinsurgency, the other countries is again lack of political will. What is happening in Red Corridor in Chhattisgarh, Jharkhand and all these areas, the communism, उनको गन्ने कहाँ से आई? एक हवाई जहाज AN-32 उड़ता है यूक्रेन से और रशिया और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की स्काई को क्लियर करता हुआ अफगानिस्तान, पाकिस्तान से उड़ता हुआ पुरुलिया पहुंचता है और वहां आर्म्स AK-47 ड्रॉप करता है। ये कैसे हुआ? इसमें हम लोग इन्वॉल्व थे, हमारी कम्युनिस्ट पार्टीज, इंडियंस, पॉलिटिशियंस। सो देयर इज अ वेरी बिग wheel which rotates within a wheel. Yeah. So we have to political will to resolve all this. Nothing can happen if the political will is strong. Jan Sahab, thank you very much. And I think the entire nation, पूरा देश, पूरा राष्ट्र ये कभी नहीं भूलेगा जिस समय कबायलियों ने कश्मीर के अंदर हमला किया और पहली सिख बटालियन वहां देश से भेजी गई, जिन्होंने, जो उस समय मुझे याद है लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय जी के नेतृत्व में उस फर्स्ट सिख रेजिमेंट को जम्मू कश्मीर भेजा गया और उन्होंने किस प्रकार से उस समय डिफेंड किया। मुझे हालांकि यहाँ तक भी याद है एयर कॉमोडोर मेहर सिंह साहब थे जिन्होंने उस समय एयरफोर्स का पूरा बीड़ा उठाया हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः उस चीज को याद दिलाने के लिए। मैं राजा भैया जी से पूछना चाहूंगा, आप एक बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ हैं और आज के इस परिदृश्य में आपने देखा होगा कि भारत ने पिछले 5-7 वर्षों में बहुत सारे बदलाव कानूनों के अंदर लाए, जहां 370, 35A, CAA, NRC के ऊपर डिबेट और ऐसी बहुत सारी। जी, आपकी आवाज कट गई, आप शुरू कीजिए। जी, चीजें जो सरकार ने है। ये मेरी आवाज आ रही है आप तक? कट कट के आ रही है, अभी आ रही है। एक बार संक्षेप में प्रश्न। जी, मैं संक्षेप में ये पूछना चाहूंगा, इस प्रकार के बदलाव 35 से 370 CAA इस तरह के बदलाव से आपको लगता है कि इस प्रकार की जो परिवर्तन है जो भारत सरकार ला रही है, आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में भी नॉर्मलसी होगी और बहुत सारे विभिन्न क्षेत्रों में जहां इस प्रकार की चीजें फन उठा रही हैं उसमें भी इसको अंकुश लगाने में सहायता मिलेगी? बड़े संक्षेप में देखिए, इसमें जितने लोग इस वेबिनार में हैं, हमको लगता है नॉन कश्मीरी एक हम ही हैं और रीना जी हैं पंजाब और हरियाणा से, तो हम ही लोग, और हम लोग इस चर्चा में इसलिए शामिल हुए हैं, इसलिए सम्मिलित हैं कि कश्मीर के न होते हुए भी आपके दर्द और वहां पे हुए अन्याय और अत्याचार से हम लोग प्रभावित हैं, हम लोग दुखी हैं, हम लोग चिंतित हैं। इन घटनाओं की पुनरावृत्ति शेष भारत में न हो, पुनः न हो, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, आज
कश्मीरी हिंदूज वहां पे, और धर्म बचा है। माननीय प्रदीप जी, तो गुरु गोविंद सिंह जी के बहुत बड़ा उसमें योगदान है, वो धर्म रक्षक है सनातन। तो हिंदू और सिख एक ही है, इनको हम अलग नहीं मानते हैं। तो कश्मीरी हिंदुओं की समस्या की जब बात हो रही है, देश में अन्य स्थानों पर इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हमको करना क्या होगा? हम सरकार के भरोसे नहीं बैठे रह सकते। जनता की जो आवाज एकजुट होकर के उठती है, सरकारी नेताओं को या नेतृत्व को वो करना पड़ता है। हिंदू सदैव से सर्व समावेशी रहा है। भारत धर्मशाला के रूप रही है। जो भी सभ्यता, जो भी धर्म दूर दराज कहां से पीड़ित हुए, उनको भारत में शरण मिली। या ये कहा जाए कि किसको भारत में शरण नहीं मिली आदिकाल से। तो लेकिन अब शरणदाता ही संकट में है। आप हमारे धर्माचार्यों को देख लीजिए। आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना 4 पीठों की करी कि हमारे बाद हमारा उत्तराधिकार 4 वर्गों में, 4 लोगों में रहेगा। मान लीजिए 1-2 उसमें से शिथिल निकल गए तो बाकी सब कमान संभाल लेंगे। जैसे उनको ये ज्ञान रहा हो कि भविष्य का भारत इतना ही बचेगा। भारत के 4 कोनों पे 4 शंकराचार्य पीठ हैं। अब इतनी बड़ी त्रासदी कश्मीर में हुई, एक भी धर्माचार्य बोले, एक भी कथावाचक बोले। आज आए दिन आप देखते हैं श्री राम कथा हो रही है, भागवत कथा हो रही है। आज धार्मिक आधार पे हम लोगों के सामने कितना संकट है। आम हिंदू समाज को या आम जनमानस को जागरूक करने के लिए हमारे धर्माचार्य, हमारे कथावाचक, हमारे महात्मा, हमारे अखाड़े कहीं से आपको जागरूक दिख रहे हैं? आज आम जनमानस कहीं इस बात को लेकर के चिंता नहीं सरकार करेगी, गवर्नमेंट करेगी, आर्मी करेगी। नहीं, ठीक है, आर्मी बेचारी कर रही है, लेकिन आर्मी को अगर ऊपर से निर्देश नहीं मिलेगा तो आर्मी अपने आधार पे कुछ नहीं कर सकती है। आप भी जानते हैं, हम भी सैन्य विज्ञान के छात्र रहे हैं और इतने ये सब बहुत। तो इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, बाल्यकाल से ही हम अपने बच्चों को धर्म, संस्कृति, राष्ट्रवाद का सबक सिखाएं। और जैसा कि आदरणीय प्रदीप जी ने कहा कि कश्मीरी हिंदू अच्छे अच्छे पदों पर विदेशों में, देश में है, ये हो सकता है कि वो अपने जमीन, अपने उसमें लौट करके स्थायी रूप से न रहना चाहें, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी जो भूमि थी, उनकी जमीन, उनको सुरक्षा के साथ अगर दिया जाए तो वो अवश्य वहां पे एक घर बना करके, भले साल में 1-2 बार वो बच्चों के साथ जाएं, लेकिन भावनात्मक रूप से उस धरती से, उस मिट्टी से उनका जुड़ाव है। वो अवश्य चाहेंगे कि हम दिल्ली, बंबई, भारत में या विश्व में कहीं भी रहते हों, लेकिन हमारी जड़ें जहां हैं, हम वहां से संपर्क में रहें, हम जाएं तो रह सके, कुछ समय वहां बिता सके। तो इस ओर एक लंबी लड़ाई है बिल्कुल। और भारत तो हमेशा घुसपैठ का और इन्फिल्ट्रेशन का शिकार होता रहा था, हमेशा से होता रहा है। और नए भारत की अगर हम बात करें तो 47 में आजाद होते ही कबायलियों का हमला शुरू हो गया था। लड़ाई हमेशा पाकिस्तान की तरफ से शुरू होती है, घुसपैठ हमेशा उधर से शुरू होती है। आज बार्ड वायर और सेना के लिए, मतलब अपने सीमा की रखवाली के लिए तार और बाउंड्री हमको बनानी पड़ रही, वो थोड़ी बना रहे हैं। हमसे शक्ति में बहुत कमजोर होते हुए, कम होते हुए भी वो आक्रामक है, हम डिफेंसिव। तो हमको कहीं ना कहीं एक अपने सैन्य बलों का मनोबल बढ़ाते हुए और जागरूक, जैसे कि यूरोप में है, शादी के बाद कई देशों में ऐसा होता है कि चर्च से निकल के दूल्हा और दुल्हन पहले जाते हैं सैन्य स्मारकों पे, वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उस तरह से हमारे सैन्य बलों के लिए हमारे अंदर भी जागरूक हो और इस तरफ से, और हर एक भारतीय योद्धा बनने के लिए तैयार हो। दिनकर जी की एक छोटी सी पंक्ति है, सुना दे रहे हैं कि तप भी जरूरी है और तलवार भी जरूरी है। तो तप से मनुष्य दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है। 6 विकार कहे गए हैं, काम, क्रोध, मोह, मत्सर, लोभ। तो तप से उन पर विजय पाई जा सकती है। तप से मनुष्य दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। तो इस समय खड़ग किया, और जैसा कि हमने पहले कहा कि प्रभु श्री राम ने सब कुछ छोड़ दिया लेकिन अपना शारंग नहीं छोड़ा, अपना धनुष नहीं छोड़ा। तो उसकी शिक्षा हमको आवश्यक है। हमको मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ, मुझे क्षमा करें राजा भैया जी, मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ जी।
मैं एक इसी से संबंधित जो जो चीजें आपने विषय उठाए हैं, मैं रीना सिंह जी से पूछना चाहूंगा कि इस सारे परिप्रेक्ष्य में आने वाले दिनों में क्या भारत के अंदर इस पलायन को, इस प्रकार के रेफ्यूज एक्सोडस को, इस प्रकार की जो इस प्रकार की जो परिस्थितियां देश में खड़ी हो सकती हैं, क्या इन सब चीजों को रोकने के लिए और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स या आने की आवश्यकता है? जैसे आज हम कहते हैं कॉमन लॉ होना चाहिए, हम कहते हैं पॉपुलेशन के ऊपर कोई कंट्रोल होना चाहिए। क्या आप एज ए लॉयर, क्या आप समझती हैं कि भारत के अंदर इस परिस्थिति को दोबारा किसी और क्षेत्र में ना आए, कुछ बदलाव कानून में और आने चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखिए जो आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और सबको समान अधिकार हो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और दूसरा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल प्रोविजंस तो है, हमारे यहाँ पे कानून है, पर कानून को इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टली नहीं कोई करता है। जो सरकार है, प्रशासन है, उसका काम है कानून को लागू करना, पर सख्ती के साथ कानून लागू नहीं होता है। क्या देश में इतना क्राइम है, वुमेन के अगेंस्ट इतना क्राइम है, क्या उसके अगेंस्ट कानून नहीं है? कानून है, हर चीज को लेकर के कानून है, पर कमी कहाँ है कि उसको सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट करने की। तो पर अब कानूनी तौर पर बिल्कुल वो चीज है कि, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत ऐसे प्रोविजंस हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मैं खामी नहीं कहूंगी, पर हाँ कहीं ना कहीं एक सुधार की ये जरूरत है कि अगर एक प्रोविजन में एक चीज के खिलाफ सख्ती के लिए है तो वहीं पे 5 प्रोविजन छोड़ने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है कि कहीं ना कहीं एक एंटी हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो कहीं इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाता। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस समय बनाया गया था, और अब के अगर हम प्रैक्टिकली सिनेरियो को देखें तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदलाव की और उस कानून को भी बदलाव की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सही कहा आपने रीना जी। आज्ञा चाहेंगे आप सभी लोगों से, क्षमा चाहते हैं क्योंकि एक कार्यक्रम और लगा है इसलिए, और बहुत अच्छा लगा करके। आप लोग प्लीज कंटिन्यू करिए। एक बार सादर प्रणाम करते और अवसर दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया जी, आपने समय दिया आज के इस कार्यक्रम में। मैं डॉक्टर रोमेश रैना जी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा एट द कंक्लूजन कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आप एक खुद कश्मीरी हैं और इस सारी परेशानियों से आप भी जूझ रहे हैं पिछले कई सालों से। व्हाट आर योर रिकमेंडेशंस टू गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी फ्रॉम फर्दर डिसअपियरिंग, रिड्यूसिंग टू मिनिस्क्यूल नंबर्स, एंड जो ये फर्दर डाइल्यूशन हमारे समाज के अंदर अभी हो रहा है, जिससे कल्चर भी डाइल्यूट होना शुरू हो गया है, कल्चर दैट हैज प्रोड्यूस्ड ग्रेट लिटरेरी स्कॉलर्स इन द भारतवर्ष। तो इस माइनॉरिटी नेचर को प्रोटेक्ट करना, इसके कल्चर को प्रोटेक्ट करना और इनको एक सस्टेनेबल रिटर्न विद डिग्निटी, ऑनर एंड सेफ्टी, आप एक कश्मीरी और एक विचारक के नाते क्या सोचते हैं? संक्षेप में प्लीज। Thanks, Nehru Saab. No, I don't think I would be too brief, because which form the basis of protection of our culture and protection of our rights as a minority. See, the first thing is that we have to understand that our land has been taken away from us. We are a dispossessed people. I wouldn't say displaced, but we are dispossessed people. The land belongs to us, yet we cannot reclaim it. Therefore, the most important part of the story is that there has to be a creation of a legitimate minority space for the Kashmiri Pandits in the Valley of Kashmir. Now, this sounds more academic, but what are the things that will make it so? The first thing is that we must have political empowerment at all the conceivable areas of politics, one. And number two, which is very important, that means political representation of Kashmiri Pandits. And for that thing to happen, you need to have a political constituency. Please remember, we had a political constituency in the form of Habakadal, where Kashmiri Pandits would get elected. Almost it was a pattern that a Kashmiri Pandit would represent Habakadal constituency. And if my memory is sharp, I remember in 1950, when the first Constituent Assembly was constituted, there were 3 MLAs belonging to Kashmiri Pandits. One was Pandit Shamlal Saraf from Habakadal constituency. Another was Janakinath Pakru from Kotahar constituency.
and third, if I'm not wrong, it was late Pandit D.P. Dutt from Kulgam. But subsequently, it came down to Haba Kadal, and one Kashmiri Pandit would always be returned to the assembly. And after the NC rule, this political constituency of Kashmiri Pandits were diluted to the extent because National Conference majority areas were added to it, and that diluted its minority character. And unfortunately, we are not in a position to elect a Kashmiri Pandit representative to the assembly. Therefore, it's absolutely important for us to create a political constituency, because if we have political constituency, we have political voice. If we have political voice, and we can have a legitimate minority space for us. Now, how do we create a political constituency for us when Kashmiri Pandits are spread globally? There is a constituency in India known by the name of Sangha. Sangha constituency is a borderless and a territoryless constituency in Sikkim, where there are only 3,200 these, I think, lamas. And it is purely a religious constituency where only Buddhist monks, yes, Buddhist monks can contest the election. Only Buddhist monks can vote. They are spread all over the state, but the constituency is known as Sangha. It has no boundaries. And the constitutionality of this Sangha constituency was contested in the Supreme Court of India, but it upheld the constitutionality of Sangha constituency by saying that no doubt it is a religious sect, but the political status given to this minority by the state government is laudable. Therefore, when we talk of creation of a political constituency for Kashmiri Pandits, there is a scope for creating a notional constituency for Kashmiri Pandits so that to give them voice. That is number one. Now, the biggest contested question for Kashmiri Pandits all along has been that they say that your numbers are too less and we are not in a position to give you the political voice because you can't elect anybody. My take on that is that once the domiciliary law came into existence, the domiciliary law is applicable to the persons who left Kashmir Valley in 1944. Therefore, we have a large number of Kashmiri Pandits living outside Kashmir, but belonging to Kashmir. Now, imagine a big percentage of Kashmiri Pandits applies for domiciliary law, and as per the current instructions and as per the current document, the domiciliary law would welcome all those people who left after 1944. Now, presuming that happens, and our numbers can rise to about 4 to 5 lakhs. Therefore, you can't keep 4 to 5 lakh people voiceless. Got to create a constituency for them. Therefore, to respond to your question, how Kashmiri Pandits have to be treated and how their religion has to be protected, how their culture has to be protected. First, you got to create a legitimate minority space for that. And how that can be done? You got to create a political constituency for them on the lines of Haba Kadal. If Haba Kadal is not possible, create a notional constituency on the lines of Sangha constituency. And if it's done, you have the political voice. And once the political voice is there, then automatically it will be a first step towards the creation of the legitimate minority space for the valley, for Kashmiri Pandits in the valley of Kashmir. बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग 8:30 के टाइम को हिट कर रहे हैं साहब। मैं इसको कंक्लूड करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और जब मैं आपसे कंक्लूजन के लिए रिक्वेस्ट करूंगा 1 मिनट में आप प्लीज इसे कंक्लूड करें। परंतु जनरल साहब, मैं आपसे कंक्लूजन में ये भी पूछना चाहूंगा कि हाल ही में अफगानिस्तान के अंदर हमने देखा क्या हुआ है। उसमें एक बहुत विचित्र बात सामने आई जिसमें सब लोगों का उसके ऊपर अपना अपना एक नजरिया था कि वहां अफगानिस्तान के अंदर इतनी सारी फौज होने के बाद भी उन्होंने एक बहुत छोटी जो तालिबानी सेना थी, तालिबानी लोग थे, उनके सामने अपने हथियार टेक दिए। और इस सारे प्रोसेस को हमारे जम्मू कश्मीर के बहुत सारे नेताओं ने भी इसको बड़ा समर्थन दिया। कंक्लूजन में आप जरा ये बताएं कि आप इसको कैसे देखते हैं और आपका क्या नजरिया है, इसका इम्पैक्ट हमारे राज्य के ऊपर, हमारे बॉर्डर्स के ऊपर, देश के ऊपर क्या पड़ सकता है? It's not audible. General Saab is not audible. जनरल साहब, आपका म्यूट है। Can you hear me? Okay, मेरा first point है that whether it is Taliban or it is Al-Qaeda or it is Northern Alliance, all the people, all individuals are Afghan nationals. Afghanistan till early 60s, 1960s was a
doing nation, there was not a major issue there. Intrusion of Russia followed by America, or in other words, a foreign step coming and spoiling the sovereignty of a nation. Whatever happened with the help of Pakistan, USA, anti-Russia techniques, guns were given, students were converted to Taliban, militants, Mujahideen, and what have you. They have today got their nation back. Two superpowers have gone back. I do not blame them. They have got the culture of gun. It will go away simply. There are warlordism. They will fight with each other. It will take 5 years, 2 years, 1 year for the dust to settle. Ultimately, they should unite and form a government, whether it is Taliban headed or it is multi, party kind of a thing. Tehreek-e-Taliban or Tehreek-e-Al-Qaeda, what have you. Masood group also becomes some party. They should come and do a inclusive government and do elections and get back peace to Afghanistan. That is one point. Yes, we all are very good critics and analysts. We say that it can never happen in Afghanistan. The gun culture will remain. Infighting will continue. If it continues, just leave it to them. No more intervention into Afghanistan. Now, China should not put in their foot over there and put boots on ground in Afghanistan, starting with Bagram airport. I think that would be the most stupid thing to do. And knowing China, it will never put military in Afghanistan. Okay, what will have effect? Now, why are we Indians started thinking that Taliban will now come to Kashmir? It is our own imagination. Some channels want to throw up these issues and questions and generate this kind of a thing. To my mind, firstly, geography. Afghanistan and Kashmir is separated by a vast territory of Pakistan. Yes, ISI will definitely like some face of Taliban to be shown over here, revive militancy. But that part to revive militancy is no longer valid today. Pakistan knows it. It will be hemmed in by China, Russia, America, India, from all sides. We will not allow any Afghani or even the ISI ploys to come and start insurgency again. If it does, they know what is surgical strike. They know what is Balakot strike. They know how we gave them back in Optijay. And let me tell you a last remark. I have been a military man for 40 years and I've worked on Pakistan war, which I was telling for 10 years. We can easily take back Pakistan occupied Jammu and Kashmir should the political party or the government of India tell the Indian Army, Navy, go ahead, we will. And it's a matter of time. Within not 6 months, within 1 year, we will capture the entire POK and very much possible under the nuclear hand. A civil mind will say, what is he saying? I'm a military mind of 40 years. I know, and I belong to Valley. I know the terrain. I know the people. I know Pak Army Air Force. Pak Air Force and Navy is very weak. By a sheer fact, nobody knows who's the chief of Pak Air Force or who's the chief of the Pakistan Navy. Your names will not come on your lips. But when you say chief of Pak Army, Bajwa comes, General Bajwa will come up immediately because he's holding power. So with that, I'm saying we should not worry about Taliban coming to Kashmir. Let whatever. Now, important last one point is why Taliban, the Afghan army gave up. They did not give up. It was a well-planned move, a thesis by America along with Pakistan to leave so much of equipment behind. Bagram airport was left with hundreds and thousands of weapons and ammunition to be taken over by Taliban. It was a well-plotted move. It was a very political smart move to get out and how the situation. They have calculated everything. So granted to Taliban, they are the biggest force today. The army did not fight because most of them, half of them were related to Taliban. They were sleeper cells in Pakistan, Afghan army. So they did not want Muslim to fight. Now is the situation or a condition for the Afghanistan people to come and unite, whether it's army, navy or air force. Taliban has been empowered by Afghan air force and Afghan military today and politically. And they have started giving the signals of international relations and external affairs. They will succeed. I know that. Thank you, sir. I think. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Reena ji, आपके parting comments? जी सर, देखिए अभी जो सबसे बड़ा मैं ये कहूंगी, सबने अपनी अपनी बात रखी कि कश्मीरी हिंदुओं ने कश्मीर इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। तो बस यही है कि धर्मो रक्षिति रक्षिते, कि बस हमें अपने धर्म को ही पकड़ के रखना है और उसके प्रति अपनी जो हमारी यंग जनरेशन है उसको हम ये सिखाएं कि हम अपनी पहचान और अपने धर्म के प्रति कट्टर हों, जो कि इस्लाम कर रहा है।
तो वहीं से ही रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रमेश जी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है जब हम डिग्निफाइड रिटर्न की बात और सेफ रिटर्न की बात करते हैं, कश्मीर के अंदर वापस जाना और वहां पे उसी डिग्निटी और उसी सेफ्टी के साथ रहना, जिन कंडीशंस ने हमें कश्मीर से बाहर किया है, जब फंडामेंटल कंडीशंस को, उसके रूट कॉजेस को एड किया जाएगा, एक कश्मीरी विस्थापित वापस कश्मीर में जाना वास्तव में एक सस्टेनेबल रिटर्न होगी? इन योर पार्टिंग कमेंट्स। See, there are two things. One is return and another is sustainable return. See, when we talk about the return of Kashmiri Pandits, we think in terms of the generation born and brought up outside Kashmir who have no emotional connectivity with Kashmir. And having said that, the emotional connect of that generation, call it whatever name you give it, I think it's very challenging. Then we talk about sustainable rehabilitation. You see, you will be surprised to know slow and reverse migration is taking place, and it has been taking place for the past few years. Each month we see one, two families returning, constructing their houses quietly without making any noise. And that thing is taking place. And the important reason for that probably is that the local neighbors encourage small neighbors to come back. Because one thing has happened, the entire Muslim community has been painted with a black brush and terming the entire society as anti-Hindus. Therefore, to wash up that stain, they are trying to encourage few families. Therefore, the reverse migration is taking place, one. And number two, what is expected is that as things gradually start unfolding via the new constitutional route or via the new laws that have been enacted, this reverse migration at the individual level, but not at the institutional level, will gather pace. Now, the institutional return and rehabilitation of Kashmiri Pandits, I believe, will be very soon. Institutional rehabilitation, I think Jagti will be relocated to Kashmir because there are very few stakes for Jagti Township. If Jagti Township is relocated, it will be termed as the migration of Kashmiri Pandits has come to an end. And that is what I foresee. I don't foresee something major happening or heavens falling down in earth during the days to come. You are right. I think that would not be a fair way of dealing this issue unless the core issues of the exodus are addressed. I think Kashmiri Pandits, as you rightly said, they are going in small bits and numbers, but that's not called the return. They may be going there and traveling and coming back. That may not be called a return. The return depends on the core. That is definitely not return. I said institutionalized return and rehabilitation. True. Very true. Very true. Thank you. I would like to thank all the panelists today, all the speakers today for extremely wonderful suggestions, valuable inputs that they have given. Before I conclude, if there is any question from any participant who has logged in very recently while this call was going on, I can open it up for one question. Otherwise, I will just take our time and conclude this. Okay, so I don't hear any questions. So once again, Ajay Panditaji, thank you very much, and Indo Analytics for giving me this opportunity to moderate this session. Though there had been some challenges on internet connectivity, but I think still our panelists were extremely wonderful in giving their views. I think it's very important. Today we are talking on this day about the ethnic cleansing of Kashmiri Pandits, and that world has witnessed, the nation has witnessed, there has been a silence of nation. The Sikhs who were also
massacred in Kashmir. That worries me. That silence actually worries me. It reminds me of a German intellectual and their silence. And I remember there was a gentleman by name of I think his name was Past Martin. He has written on Nazis' genocide, and especially it's pertinent to mention the silence that was maintained by the German intelligentsia on the Nazi persecution. So he writes in his book, and what he writes is very interesting, and it is for every Indian intellectual to understand and remember that their silence will pay in the long run. And what he writes about those silent intellectuals in Germany, he writes, first they came for socialists and I did not speak out because I was not a socialist. And then he writes, then they came for the trade unionists and I did not speak out again because I was not a trade unionist. And then he says, then they came for the Jews and I did not speak out again because I was not a Jew. And then finally he writes, then they came for me and there was no one left to speak for me. And this is what can happen if nation remains such kind of ethnic cleansings. And there is no doubt that if the silence continues, the nation will have to pay with more ethnic cleansing in the coming days. So with that, I thank you, all of you, for your time, for your contribution, for your valuable suggestions and ideas and comments that you have. Without participation, this program would not have reached to this logical conclusion and success. Thank you very much to all of you. You have a good night and thank you. Much and good night. Namaskar. Thank you, everybody, for conducting session. Auditing this session. I thank Lieutenant Pradeep Singh ji. You are here today. We'll see you more often. I thank Reena ji. She just spared her time. Particularly Raja Bhaiya was with us from Lucknow, I think. Thanks. Yes, yes. Can convey thanks to him also. And thanks to Ramesh Raina, his busy schedule. He has been recently elected as the new president of All India Kashmiri Samaj. Many congratulations, sir. Ramesh ji needs support from all of us. He has to definitely challenge in running the community. Thank you, everybody, to the lovely session. A lot of knowledge gained. I invite you for tomorrow. We have a Balidan Divas online session tomorrow by 3 o'clock to 6 o'clock, 3 p.m. to 6 p.m. It will be online from Delhi. We have a memorial in the name of Balkrishnan Ganju, who was martyred in 1990, early 90s. We will be doing a session tomorrow. I think you should be all joining us in paying tributes to all our martyrs tomorrow. Thanks, everybody. Thank you. Thank you, Roman.